लोग पढ़ रहे थे, है ना, और हम लोग बहुत इत्मीनान से उसका क्वेश्चन आंसर भी देखे थे ना। और क्वेश्चन आंसर देखने के साथ हम लोग जो पहला एक्सरसाइज में चर्चा कर रहे थे सर, वो चर्चा कर रहे थे दरअसल शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। उसमें से एक बात का हम लोग चर्चा किए थे सर, जिसका नाम क्या था सर, तो तत्व। और इसको पूरा का पूरा चर्चा करके आए थे सर, और बोले थे कि इसी का एक जुड़ुआ भाई की तरह है सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, यौगिक। क्या बोलते हैं इसको, यौगिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, तो कंपाउंड। देखो यहाँ से क्वेश्चन अभी दो को हम बताएंगे, क्वेश्चन है वहां। कंपाउंड जो होता है सर वो यौगिक, पीछे बात करके आए हम बहुत विस्तार तरीके से कि यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया करवाया जाता है, तो जो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, कि जो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा सर, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, ये एयर कैसे ले लिए हमरे, आपस में अभिक्रिया करवाने पर, आपस में क्या करवाने पर, अभिक्रिया करवाने पर, आपस में अभिक्रिया करवाने पर नए गुण वाला पदार्थ का, नए गुण वाला पदार्थ का क्या होता है सर, तो निर्माण होता है। नए गुण वाला पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे सर, तो यौगिक कह रहे थे। उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, यौगिक। थोड़ा सा केयर करना बाबू यौगिक पे। तो यौगिक जो था, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे थे, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया क्या सर, H2O, बोले तो जल बन गया। तो बताओ बाबू कि इसका गुणधर्म अलग है और इसका गुणधर्म अलग है, लेकिन जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसका गुणधर्म अलग है। ये दोनों के दोनों किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, लेकिन ये जो बना इस किस अवस्था में बना, द्रव अवस्था में। इसलिए इसको हम लोग जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, याद रखने का है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं सर, तो अभिकारक। लेकिन जो इसका उत्पाद मिला, उत्पाद बोले तो प्रतिफल, उत्पाद बोले तो फल, और जो इसका प्रतिफल यानी उत्पाद मिला है, ये उत्पाद क्या मिला है सर, तो अलग अवस्था में मिला है, अलग गुण वाला मिला है सर। तो जब जब यौगिक का निर्माण होगा तब तब अलग गुण वाला पदार्थ बनेगा सर, तब तब कैसा गुण वाला पदार्थ बनेगा। लेकिन सर इस जो यौगिक बन रहा है, इस यौगिक में सर परमाणु भाग ले रहे हैं। कौन भाग ले रहा है, जरूरी नहीं है कि परमाणु ही भाग ले सर, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें अणु भी भाग लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक बात कहते हैं, आप बाजार से लो कैल्शियम ऑक्साइड, बताओ ये तत्व है या यौगिक है, यौगिक है। दो तत्व इसमें मिला हुआ है सर, दो या दो से अधिक तत्व रहे सर, वो क्या कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को लाओ और घर में रख दो जल में, इसको पानी में, H2O में, तो बताओ कि ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बन जाता है सर, ये भी क्या है, यौगिक है। ये भी क्या है, इसका नाम क्या देंगे सर, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और कभी कभी तुमसे मजाक में क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का दूसरा नाम बताओ कि क्या होता है सर, तो इसका नाम जो दूसरा होता है वो होता है बूझा चूना। कैसा चूना सर, तो बूझा चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड का कभी कभी नाम पूछ देता है सर, तो इसका नाम देंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोला जाता है बाबू कली चूना। क्या बोला जाता है सर, कली चूना। याद रखने का है, इसको क्या बोला जाता है, कली चूना। तो याद रखना कि जब जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में भाग लेगा सर, तो यौगिक का निर्माण करेगा सर। जरूरी नहीं है कि तत्व भाग ले, उसमें कौन सा भाग ले सकता है सर, यौगिक भी। देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, जल भी क्या है, यौगिक है। और दो यौगिक मिलकर के भी किसका निर्माण किया है सर, तो यौगिक का ही निर्माण किया है सर। बोलो यस या नो सर। यानी सर परमाणु के साथ साथ क्या हो सकता है सर, तो अणु भी हो सकता है। और अणु मिलेगा तो क्या बनेगा सर, तो अणु ही बनेगा। कल इस तरह का क्वेश्चन था ना, तो याद रखना है सर कि यौगिक बनेगा तो केवल और केवल तत्व भाग, तत्व के साथ साथ कौन भाग लेगा, यौगिक भी भाग लेगा। देखो दो यौगिक को अभिक्रिया करवाए हैं तो क्या मिला है सर, तो यौगिक ही मिला है। बोलो यस या नो सर। तो ये सब के सब क्या है सर, तो यौगिक है। लेकिन जब यौगिक बनता है ना बाबू, तो यौगिक का कुछ ना कुछ गुण होता है। बात हम क्या सिखाने जा रहे हैं कि ये जो यौगिक बना है, इस यौगिक का क्या होता है सर, तो कुछ ना कुछ गुण होता है। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सर यौगिक का गुण, यौगिक का गुण। यौगिक का गुण में सबसे
पहला गुण लिखेंगे सर कि यह निश्चित अनुपात में होता है। किस अनुपात में होता है सर? यह निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है सर? तो निश्चित अनुपात में होता है। जैसे कहने का मतलब है सर कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर बनाना है तो कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, अगर इसको बदल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा सर? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अभी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ये क्या है सर? तो ऑक्साइड है। लेकिन सर अगर अनुपात को बदल दिए तो ये क्या बन गया? तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही बात कहता है ना बाबू कि ये जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं सर? तो यौगिक जो होता है यह एक निश्चित अनुपात में होता है। कभी भी होगा तो ये किस अनुपात में होगा सर? तो यह एक निश्चित अनुपात में होता है। बोलो बात क्लियर है सर? क्लियर है सर? इसके बीच जो रासायनिक बनता है, जैसे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ संयोग किए तो हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ संयोग कर लिया सर, तो एक का परमाणु दूसरे का परमाणु किसी ना किसी बंधन द्वारा क्या हो गया? जुड़ गया। तो याद रखना है सर कि यौगिक का जो बंधन होता है सर वो क्या होता है सर? तो मजबूत होता है। क्या होता है सर? तो मजबूत। तो दूसरा गुण में लिखेंगे सर कि यह मजबूत बंधन द्वारा बंधा होता है। यह मजबूत बंधन द्वारा बना होता है। कैसे द्वारा बना होता है सर? तो मजबूत बंधन द्वारा बना होता है। अब क्या करना, ये बंधन 2 प्रकार का हो सकता है सर। एक हो सकता है आयनिक बंधन। क्या हो सकता है सर? तो आयनिक बंधन। ध्यान रखना है सर। एक क्या हो सकता है? आयनिक बंधन। और ये क्या हो सकता है सर? तो सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन। तो ये बंधन कै प्रकार का हो सकता है सर? तो 2 प्रकार का, एक आयनिक बंधन और एक सहसंयोजी बंधन। जो आयनिक बंधन होगा ये और भी मजबूत होगा। किसके तुलना में? सहसंयोजी बंधन के तुलना में। याद रखने का है सर कि आयनिक बंधन जो होगा वो और भी मजबूत होगा। किसके तुलना में सर? तो सहसंयोजी बंधन में। तो याद रखना है सर कि इसके बीच जो बंधन होता है सर वो क्या होता है सर? तो एक मजबूत बंधन होता है। बोलो बात क्लियर है सर? अब ये बंधन या तो आयनिक हो सकता है या तो ये बंधन सहसंयोजी हो सकता है। बात करेंगे हम दोनों पे कि आयनिक बंधन क्या होता है सर और सहसंयोजी बंधन क्या होता है, बात किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है सर कि सर ये जो बंधन बना होता है ये क्या होता है सर? तो क्या होता है सर? तो सहसंयोजी और आयनिक दोनों हो सकता है। अगला गुण कहता है बाबू कि ये यौगिक है, ये यौगिक का भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण क्या होता है सर? तो अलग अलग। यानी सर इसके जो उत्पाद होते हैं, यानी सर यौगिक का जो गुण होता है, क्या होता है बाबू? यौगिक का गुण। यौगिक का गुण अवयवी तत्वों का, अवयवी तत्व मतलब समझ में आता है? अवयवी तत्वों के गुण से, अवयवी तत्वों के गुण से क्या होता है सर? तो भिन्न होता है। अवयवी तत्वों के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कहने का मतलब है, थोड़ा सा इस लाइन का मतलब समझाइए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी कहा देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और ओकरा में से यही एगो कथन इधर से दिल रहेगा सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि यौगिक का जो अवयवी तत्व का गुण का कहने का मतलब है कि जैसे मैं मान लो कि एक उदाहरण उठाओ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को, तो ये बना H2O। बताओ इसका गुण गैसीय अवस्था का है और इसका भी गुण कैसा अवस्था का है? गैसीय अवस्था है सर। जो तत्व मिला रहे हैं वो मिलने के बाद जो इधर वाला बना उत्पाद ये भी क्या गैस अवस्था में है? नहीं। ये किस अवस्था में है? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण इसमें है? नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण है, ये गैस अवस्था में है। वो किस अवस्था में है? यानी सर जो अवयवी तत्व मिलाए हैं इसमें, इसका गुण उसमें मौजूद नहीं होता है। तो यही बात को लिखे हैं सर कि यौगिक का गुण अवयवी तत्वों के गुण से क्या होता है सर? तो भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण जो है वो जल के गुण से भिन्न होता है सर। बोलो यस और नो। बोलो बात क्लियर है सर? ये यौगिक है, ये क्या है सर? यह एक निश्चित अनुपात में होता है। किस अनुपात में होता है? यह निश्चित अनुपात में होता है। जब यौगिक पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो बात करके आए थे कि यौगिक जो होगा वो क्या होगा सर? तो एक निश्चित अनुपात में होगा। तो लिखेंगे सर यौगिक, क्या लिखेंगे सर? यौगिक एक निश्चित अनुपात में होता है। एक निश्चित, कहाँ है यौगिक जो है क्या होता है सर? तो एक निश्चित अनुपात में। ऊपर में तो मेंशन करिए दिए हैं, यौगिक जो होता है वो किस अनुपात में होता है? निश्चित अनुपात में होता है। लिखेंगे बाबू कि यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक, क्या बाबू? इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक। यानी पानी है तो पानी अगर यहाँ से लो, चाहे सिक्कू जी के यहाँ से लो, चाहे जा करके ललन के दुकान से उठाओ, वो 100 डिग्री पर बॉयल होने लगेगा तो 100 डिग्री पर बॉयल होने लगेगा सर। बोलो यस या नो सर? पानी
100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उबलने लगता है, मतलब कहीं का भी पानी उठाओ, कुआं का उठाओ, चापाकल का उठाओ, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा सर, तो उबलने लगेगा। इसीलिए कहता है कि यौगिक जो होता है उसका द्रवनांक क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो लिखेंगे बाबू कि यौगिक का, किसका बाबू, यौगिक का द्रवनांक, क्या लिखेंगे सर, द्रवनांक तथा कवथनांक, तथा कवथनांक, यौगिक का द्रवनांक तथा कवथनांक क्या होता है सर, तो निश्चित होता है। क्या होता है सर, तो निश्चित होता है। लिखेंगे बाबू अगला गुण में कि इसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है सर, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। लेकिन तत्व को ना तो भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता था और ना ही रासायनिक विधि द्वारा। तत्व क्या कहता था कि तत्व को ना तो भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता था और ना ही रासायनिक विधि द्वारा, लेकिन यौगिक कहता है कि इसको भौतिक विधि द्वारा पृथक तो कर सकते, सॉरी रासायनिक विधि द्वारा पृथक तो किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे बाबू कि इसे भौतिक विधि द्वारा पृथक किया, सॉरी रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसे रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। बोलो बात क्लियर है। ये क्या था सर, तो यौगिक, और ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो यौगिक का गुण, कि सर यौगिक को जब बनता है तो ये सारी प्रक्रिया से यौगिक गुजरता है। सर याद रखना, यौगिक को बनने में या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो ऊष्मा का निष्कासन होगा। यौगिक को बनने में ऊष्मा का या तो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन मतलब निकलना, और उत्सर्जन मतलब निकलना, और अवशोषण मतलब लेना, अवशोषण मतलब ग्रहण करना। तो लिखेंगे सर कि ऊष्मा का, किसका सर, लिखेंगे यौगिक को बनने में, किसको बनने में, यौगिक को बनने में, यौगिक को बनने में ऊष्मा का, किसका बाबू, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, या क्या होता है सर, तो उत्सर्जन होता है। जब यौगिक का निर्माण होगा तो या तो ऊष्मा चाहिए उसको, या तो यौगिक बनने के बाद ऊष्मा देगा वो। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये भी किसका गुण था सर, तो यौगिक का गुण, यौगिक को बनने में या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, निकालेगा या लेगा। ये क्या है सर, तो यौगिक का गुण। याद रख बाबू कि यौगिक जो होता है, क्या सर, तो यौगिक, इसका एक निश्चित सूत्र होता है सर, यौगिक का निश्चित सूत्र होता है, यौगिक का निश्चित, क्या बाबू, निश्चित क्या होता है सर, तो सूत्र होता है। जैसे कहने का मतलब चीनी में पानी को घोल दो तो चीनी पानी का घोल बन जाएगा, उसका सूत्र नहीं होता है, इसलिए वो यौगिक नहीं है, इसलिए वो यौगिक। जो हम लोग वायु लेते हैं, वायु, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वायु में कई चीजों का मिश्रण है। ऑक्सीजन में तो केवल ऑक्सीजन है, लेकिन वायु में कई चीजों का मिश्रण है। वायु का सूत्र बताओ क्या होता है, कहेंगे नहीं ऑक्सीजन का सूत्र होता है, वायु के सूत्र अभी तक पढ़े नहीं है सर। तो ये वायु क्या है, एक मिश्रण है, जिसका पूरी सूत्र लिखा जाए वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। जिसका पूरी सूत्र ना लिखा जाए उसको क्या कहेंगे, जिसका पूरी सूत्र लिखा जाए उसको क्या कहेंगे, यौगिक। और जिसका सूत्र ना लिखा जाए उसको क्या कहेंगे। जैसे नमक पानी का मिश्रण होता है, नमक में पानी मिला दो उसका सूत्र कहीं पढ़ेला मिला है, लेकिन चीनी यौगिक है उसका सूत्र मिलता है, ग्लूकोज यौगिक है उसका सूत्र मिलता है, पानी यौगिक है उसका सूत्र मिलता है, लेकिन जिसका सूत्र ना लिखा जाए वो यौगिक नहीं, क्या हो जाएगा सर, तो मिश्रण। सीधा सीधी उपाय लगाना है यही सर, कि जिसका सूत्र है वो क्या कहलाएगा, यौगिक, और जिसका सूत्र नहीं है वो क्या कहलाएगा, जिसका संकेत केवल होता है वो तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का संकेत, हाइड्रोजन का सूत्र नहीं लिखता है, क्या लिखता है, तो जिसका संकेत होगा वो क्या कहलाएगा, जिसका सूत्र लिखाएगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक। जिसका सूत्र और संकेत दोनों ना लिखा जाए वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। क्लियर है सर। पकड़ने का सीधा तरीका पकड़ में आया सर, कि ऑप्शन को कैसे पकड़ लेना है सर। सूत्र लिखल जाएगा यौगिक, संकेत लिखल जाएगा तत्व, और दोनों में से कुछ ना लिखल जाए यानी वो क्या है, यानी वो क्या है। क्लियर है। चलो ध्यान देना। तो ये किसका गुण था सर, तो यौगिक का गुण। बताओ लिखा गया सर कि यौगिक का गुण में ये सब के सब क्या होता है सर, तो ये सब के सब क्या होता है सर, तो यौगिक का
गुण है। बोलो बात क्लियर है सर। अब यौगिक का क्या होता है सर, तो प्रकार। यौगिक का क्या होता है, प्रकार। तो ध्यान देना, यौगिक को दो प्रकार में बांटते हैं सर। क्या इतने प्रकार में बांटते हैं सर, तो दो प्रकार में। एक बांटते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, जिसका चर्चा पीछे कर करके आए हैं कि जो जीव जंतुओं से प्राप्त होगा सर उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। जो खनिजों से प्राप्त होगा यौगिक सर, या सर जिसमें कार्बन की मात्रा ना रहे सर, उसको क्या कहेंगे। यौगिक को फिर से दो भागों में बांटा जाता है सर। एक को बोला जाता है आयनिक यौगिक और दूसरा को बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक। क्या बोला जाता है सर, एक को बोला जाता है आयनिक यौगिक और एक को बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक। तो याद रखना सर कि यौगिक के प्रकार में फिर से एक यौगिक के लिखेंगे सर, यौगिक का प्रकार। पहले तो बता करके आए हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो कौन सा यौगिक के प्रकार बताने जा रहे हैं, तो सर यौगिक का प्रकार में पहला प्रकार बताने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है सर, आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक का नाम देंगे सर, आयनिक यौगिक। और दूसरा यौगिक है जिसका नाम क्या है सर, सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। दूसरा यौगिक का नाम क्या है सर, सहसंयोजी यौगिक। तो ध्यान रखना है सर, ये हो गया पहला यौगिक कि आयनिक यौगिक, दूसरा यौगिक सहसंयोजी यौगिक। सर ये आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। क्वेश्चन दोनों जगह से पूछता है कि सर आयनिक यौगिक कौन सा कहलाएगा सर। आप तो बता करके आए कि एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसको कहेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहेगी, उदाहरण दे करके आए हैं। अकार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे सर, जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं रहेगी, उसको कौन सा यौगिक कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक। लेकिन आपसे यहां पर पूछ दिया है कौन सा यौगिक के बारे में, आयनिक यौगिक। लिखे सर कि वैसा यौगिक, कैसा यौगिक, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है। क्या से बनता है, स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है। जो इलेक्ट्रॉन का किससे बनता है सर, तो स्थानांतरण से बनता है, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। कौन सा यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। बोलो कि अभी भी बात नहीं समझ में आया, यौगिक कहते हैं। अब भी समझा रहे हैं हम कि सर ये आयनिक यौगिक दरअसल होता क्या है। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी सर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन अगर कोई देने वाला है तो दूसरे तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए सर, तो लेने वाला होना चाहिए। तो लेन देन होगा तभी तो स्थानांतरण होगा। अरे बोलो, लेन देन होगा तभी तो क्या होगा, स्थानांतरण होगा सर। एक होता है साझेदारी। साझेदारी का मतलब कि 1 किलो चावल दे देती हूँ, 1 किलो गेहूं दे देती हूँ, सामान के बदला सामान मिल गया। एक होता है स्थानांतरण और एक होता है साझेदारी। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा उसको कौन सा यौगिक कहेंगे सर। ये जो यौगिक का निर्माण होता है वो अक्सर धातु और अधातु के अभिक्रिया के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है सर, लिखेंगे सर कि ये जो होता है ये धातु और अधातु के बीच, धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु, ये जो अभिक्रिया करके बनेगा, ये जो यौगिक बनाएगा वो कौन सा यौगिक बनाएगा सर, तो कहेंगे आयनिक यौगिक बने। तो बोलो बात क्लियर है सर। क्या कह रहे हैं सर कि अगर धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया हो जाए सर तब ये क्या बनाएगा सर, तो आयनिक यौगिक। जैसे नहीं समझ पाए सर, थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं कि सर ये जो आयनिक यौगिक है ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे हो जाता है सर, और इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कैसे हो जाता है। ये दोनों बात पर क्लियर करो। आयनिक यौगिक से घिना घिना के क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आया। आयनिक यौगिक से तुम लोगों को बहुत ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी में से सर एक टॉपिक को एकदम बहुत गंभीरता से याद रखना है कि सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक, और न तो हो जी तो केमिस्ट्री में गच्चा। ध्यान रखना बाबू, धातु और अधातु की अभिक्रिया से बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान के साथ समझना कि सर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है। देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है। एक उदाहरण उठाओ, सोडियम को। किसको उठाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2,8,1 कितना मिला, 2,8,1 तत्व और उठाओ जिसका नाम दो क्लोरीन। इसका परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,8,7, 2,8,7। और याद रखना कि जब ये सोडियम है, जब इसको अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आपको ये रिजल्ट देता है NaCl। कैसे देता है सर, तो ध्यान देना, इसके पास 2,8,1
इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2,8,7 इलेक्ट्रॉन है। हर तत्व ये चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? सोडियम क्या चाहेगा कि मेरे भी बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लोरीन भी चाहेगा कि मेरे बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब क्लोरीन कहेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन एगो दे दोगे तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहर में, या क्लोरीन को कहेगा सोडियम कि तुम 7 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तब मेरे पास बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, काहे कि एगो पहले से मेरे पास और 7 गो तुम दे। तब ये कहेगा कि नहीं, हमको देना पड़ेगा तो 7 को देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा तो एगो देना पड़ेगा। बताओ देना किसको आसान पड़ेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और दे देगा किसको सर? तो क्लोरीन को। तो अब बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2,8। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? निकाल दिया। और क्लोरीन पर क्या आ गया सर? तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। तो याद रखना कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2,8,8। इसके भी बाह्य में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और उसके भी बाह्य में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ, क्या? सॉरी, साझेदारी नहीं हुआ। साझेदारी का मतलब तुम भी दे हम भी दे, तुम भी दे, साझेदारी हो गया सर। स्थानांतरण का मतलब कि ले जो भैया तोरा हम ही दे लियो। बात समझ में आया? तो ये बताओ कि क्या किया? साझेदारी किया या स्थानांतरित कर दिया? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया सर? तो दूसरे जगह पर भेज दिया। दैट मीन्स ये जो यौगिक बना वो कौन सा यौगिक कहलाएगा सर? तो आयनिक यौगिक, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बने। यानी सर एगो धातु है और दूसरा अधातु, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तभी होगा जब एक धातु रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? अधातु। क्योंकि धातु जो होता है क्या होता है बाबू? धातु वो इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? और अधातु जो होता है क्या होता है? अधातु वो इलेक्ट्रॉन का, किसका सर? तो इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है? ग्रहण करता है। इसीलिए धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए धातु धन आयन होता है। क्या होता है सर? धातु धन आयन बनाता है, और अधातु क्या बनाता है सर? तो ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है सर? तो ऋण आयन बनाता है। बोलो बात क्लियर है सर? क्यों धन आयन वो बनाता है सर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और ये ऋण आयन क्यों बनाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है। तो याद रखना है सर कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उस पर कैसा आवेश होगा सर? तो बोलो बात क्लियर है? तो ये जो यौगिक चल रहा था उस यौगिक में हम कौन सा यौगिक पढ़ा रहे हैं सर? तो आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक पढ़ा रहे हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बनेगा कैसे सर? तो जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर? यानी साफ साफ कहने का मतलब है कि जिसमें एगो धातु होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु। उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक कहेंगे? आयनिक यौगिक। की एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु। एगो धन आयन होगा, दूसरा क्या होगा? ऋण आयन होगा। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? उसी यौगिक को हम लोग कौन सा यौगिक कहते हैं सर? तो आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का बहुत ढेर सारा उदाहरण लिखा जा सकता है सर। क्या उदाहरण लिखा जा सकता है आयनिक यौगिक का? उतार रहे थे क्या? उतारो। हो गया? चलो आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना। आयनिक यौगिक का उदाहरण, जैसे में बाबू आपको कहा जाए कि सर आयनिक यौगिक के अंतर्गत कौन कौन आएगा सर? तो अभी हम बता करके आ रहे हैं कि आयनिक यौगिक किसको कहेंगे सर? तो आयनिक यौगिक जो कहेंगे वो किसको कहेंगे सर? तो जब धातु का अभिक्रिया किसके साथ हो जाए? अधातु के साथ। धातु का अभिक्रिया किसके साथ हो जाए? अधातु के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? आयनिक यौगिक। यानी सर कहने का मतलब कि जैसे मैग्नीशियम को उठाइए और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाइए तो ये क्या बनाएगा सर? मैग्नीशियम क्या बनाएगा सर? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाएगा सर? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें केयर करो बाबू, देखो एगो धातु है और दूसरा क्या है? अधातु। ये यौगिक कैसा यौगिक कहलाएगा? आयनिक यौगिक। जैसे Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है सर? कैल्शियम क्लोराइड। ये भी किस यौगिक का उदाहरण है? आयनिक यौगिक का। किस यौगिक का उदाहरण है? आयनिक यौगिक का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो ये क्या है सर? कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी कैसा यौगिक है सर? तो कहेंगे आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी कैसा यौगिक है सर? तो आयनिक यौगिक है। आप थोड़ा सा केयर करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन अधातु। ये क्या कहलाएगा सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम
ऑक्साइड, ये भी कैसा धातु, कैसा यौगिक है सर? तो कहेंगे आयनिक यौगिक है, काहे कि एक धातु दिख रहा है और दूसरा अधातु। आपसे चकमा दे करके क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक का पहचानने का सीधा पहचान रखना है कि एक धातु रहेगा और दूसरा क्या रहेगा। परिभाषा तो लिखना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगा सर और स्थानांतरण होगा, नहीं ना। हमको यहाँ क्या करना है सर? क्वेश्चन को टिक करना है। बात समझ में आया? और क्वेश्चन जब तक टिक नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाई यहाँ पर व्यर्थ है। वहां क्या था कि वहां जब तक परिभाषा क्लियर ना हो तब तक पढ़ाई व्यर्थ हो, और यहाँ क्या है कि जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पा रहा तब तक तुम्हारा शिक्षा व्यर्थ है। इसलिए याद रखना है सर कि हम लोगों को परिभाषा के पीछे नहीं जाना है। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट ले पाएंगे सर? क्या पढ़ेंगे कि यहाँ क्वेश्चन, कहे कि यहाँ 10 की तरह 12 की तरह लिखना नहीं है सब्जेक्टिव। बात समझ में आया? इसलिए परिभाषा से और भाषा से कोई मतलब है नहीं सर। हमको यहाँ पर सीधा सीधे टॉपिक से मतलब है सर कि किस टॉपिक को हम किस लेवल पे क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये सब के सब कैसा यौगिक दिख रहा है? आयनिक यौगिक, क्योंकि सब में एगो धातु और एगो क्या दिख रहा है। तो ये यौगिक कैसा यौगिक कहलाएगा सर? तो आयनिक यौगिक। बोलो यस या नो सर? अभी थोड़ा सा केयर करोगे बाबू तो इस आयनिक यौगिक में एक बात आपको दिखेगा सर। क्या दिखेगा? तो सबसे पहली बात दिख रहा है कि एगो धातु होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? अधातु। और आपसे यहां से पूछ देता है आयनिक यौगिक के गुण से, लेकिन आयनिक यौगिक को जब बना तो इस प्रकार मैग्नीशियम और क्लोरीन के परमाणुओं के बीच एक प्रकार का बंधन बना। क्या बना सर? तो बंधन। कैल्शियम और क्लोरीन के परमाणुओं के बीच एक प्रकार का बंधन बना। कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच एक प्रकार का क्या बना? बंधन बना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या बना? एक प्रकार का बंधन बना। ऐसे बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हम आपसे क्या कह रहे हैं? आयनिक बंधन। ये आयनिक बंधन किसको कहेंगे सर? तो थोड़ा सा केयर करना कि आयनिक बंधन किसको कहेंगे सर? तो हम लिख रहे हैं आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। कहेंगे बाबू कि वैसा बंधन जो आयनिक यौगिक के निर्माण से बनता है। आयनिक यौगिक के निर्माण से बनता है। आयनिक यौगिक के निर्माण से क्या होता है सर? तो बनता है। आयनिक यौगिक के निर्माण से बनता है। उस बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? आयनिक बंधन। आपसे पूछ दे कि इसके बीच कैसा बंधन है, क्योंकि ये यौगिक कैसा है इसीलिए बना बंधन कैसा होगा? आयनिक बंधन होगा सर। तो याद रखना है सर कि आयनिक बंधन किसको कहेंगे सर? तो जो आयनिक यौगिक बनाने में जो बंधन सहायता करता है या जिस बंधन के द्वारा धातु और अधातु जुड़ता है उस बंधन को क्या कहते हैं सर? तो आयनिक बंधन। यानी सर हम एक शब्द में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर कि यदि धातु को अगर जोड़ना रहे अधातु के साथ तो बताओ कि यहां पर बंधन जो बनेगा वो कौन सा बंधन बनेगा सर? तो आयनिक बंधन। कौन सा बंधन बनेगा? आयनिक बंधन। ये जो बंधन बनेगा वो कौन सा बंधन बनेगा? आयनिक बंधन बनेगा। बोलो बात क्लियर हो पाया सर कि आयनिक बंधन कब बनेगा सर? तो जब धातु और अधातु अभिक्रिया करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का किसका बाबू? इलेक्ट्रॉन का किसका बाबू? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बंधन बनेगा, जो बंधन बनेगा उसको हम लोग कौन सा बंधन कहेंगे? आयनिक बंधन कहेंगे। कि जो इलेक्ट्रॉन के क्या से बन रहा है सर? उस बंधन को क्या कहेंगे सर? आयनिक बंधन। और उस प्रकार बने यौगिक को क्या कहेंगे सर? आयनिक यौगिक। इस प्रकार बने यौगिक को आयनिक यौगिक और इस प्रकार बने बंधन को आयनिक बंधन कहेंगे। बोलो यस या नो सर? बोलो कोनो दिक्कत है सर? अब देखो यहां से खतरनाक क्वेश्चन क्या पूछ देता है सर? आयनिक यौगिक का गुण। क्या पूछ देता है सर? आयनिक यौगिक का गुण। तो थोड़ा सा एक नजर डालना किसके गुण पे बाबू? तो आयनिक यौगिक का गुण। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक रहेगा। आयनिक यौगिक का गुण देखो क्या कहता है, लिखो। आयनिक यौगिक का गुण। सबसे पहला गुण में लिखेंगे कि यह धातु और अधातु के अभिक्रिया से बनता है। पहला गुण में क्या लिखेंगे बाबू? धातु और अधातु के अभिक्रिया से बनता है। और अधातु, धातु और अधातु के अभिक्रिया से बनता है। धातु और अधातु के अभिक्रिया से
बनता है, धातु और अधातु की अभिक्रिया से बनता है, पहली बात। दूसरी बात सर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। लिखेंगे बाबू, आयनिक यौगिक जो होता है यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। किस रूप में पाया जाता है सर, तो क्रिस्टलीय ठोस रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। लिखेंगे बाबू, आयनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक का द्रवनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का, आयनिक यौगिक का क्या कह रहे हैं सर, तो द्रवनांक तथा क्वथनांक, द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होता है सर, तो उच्च होता है। क्या होता है सर, तो उच्च होता है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च। किस यौगिक का बात कर रहे हैं, आयनिक यौगिक का, कि इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है सर, तो उच्च होता है। याद रखना बाबू कि ये जो आयनिक यौगिक होता है क्या होता है सर, जल में विलय यानी ध्रुवीय विलायक में विलय होता है, लेकिन अध्रुवीय विलायक में क्या होता है सर, तो अविलय। यानी सर ये जो होता है, लिखेंगे सर कि ध्रुवीय विलायक, कौन सा विलायक, ध्रुवीय विलायक, यानी सर अकार्बनिक यौगिक में, किसमें बाबू, अकार्बनिक यौगिक, यानी सर जिसको कहते हैं ध्रुवीय विलायक, तो कहेंगे कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक, क्या बाबू, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक में विलय होता है। क्या होता है सर, तो विलय होता है। और कार्बनिक यौगिक में, किसमें बाबू, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है सर, तो अविलय होता है। कार्बनिक यौगिक में क्या सर, तो अविलय, और अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है सर, विलय। जैसे नमक को पानी में घोलो, नमक एक आयनिक यौगिक है, NaCl, अरे बाबू NaCl, ये कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। पता कैसे चला, एक धातु है और दूसरा क्या है, इसलिए ये कैसा यौगिक है। इसको पानी में घोलते हो तो घुल जाता है कि नहीं, पानी में घोलने से क्या हो जाता है, और जब पानी में घोलने से घुल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जल में विलय है सर, और जल एक अकार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन नहीं है, इसीलिए कहता है कि ये जल में क्या होता है सर, तो विलय होता है। लेकिन सर कार्बनिक यौगिक, जैसे घी में नमक डालो तो घी में घुलता है, वैसी रह जाता है, वैसी रोटी में बोर बोर के मार देना है, थोड़ा सा गुपचा के मारना है ताकि नीचे से नमक भी आना चाहिए, काहे कि वो घुला नहीं सर। तो याद रखना, ये तो सीधा सी बात थिंकिंग करने का चीज है, दोनों जगह घुलता है, एक जगह नहीं घुलता। तो याद रखना सर कि अकार्बनिक यौगिक में जो आयनिक यौगिक होता है वो क्या होता है सर, तो विलय होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में अविलय होगा, वो घुलेगा नहीं सर। तेल में डाल दो नमक को, घुलता है नहीं, नहीं ना। चलो आज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं सर, आगे गुण में लिखेंगे सर कि आयनिक यौगिक जो होता है, कौन सा यौगिक का बात कर रहे हैं, कि ये जो आयनिक यौगिक होता है इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या लिखे बाबू, तो उच्च होता है। लिखेंगे बाबू कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता। लिखेंगे सर कि आयनिक यौगिक, कौन सा यौगिक की बात कर रहे हैं हम लोग, आयनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता है, नहीं करता है, परंतु द्रवित अवस्था में, किस अवस्था में, द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था में धारा का प्रवाह करता है, धारा का प्रवाह करता है, द्रवित अवस्था में धारा का प्रवाह करता है। बोलो बात क्लियर है सर, जब ये द्रव रूप में हो जाएगा तब ये धारा का प्रवाह करने लगेगा। जैसे नमक में बिजली का तार डालोगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी फिट के ओकर बाद तार को सटाओ, ओकर बाद नमक को छुओ, देखो एकदम हुमच के मारेगा करंट सर। जहां पर अर्थिंग गाड़ा जाता है ना, अर्थिंग, वहां नमक डाला जाता है सर, थोड़ा सा पानी भी है ना। तो बात समझना कि ये ठोस रूप में धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन सर यह द्रवित अवस्था में रहे तो धारा का प्रवाह करता है। बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है सर। राइट डाउन। ये किस यौगिक का बात कर रहे थे सर, तो आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का हम गुण भी बताएं, आयनिक यौगिक क्या होता है उसको भी बताएं, आयनिक यौगिक बनता कैसे है सर उसको भी बताएं, आयनिक यौगिक
में बंधन कैसा रहता है उसको भी बताएं सर। आयनिक यौगिक क्रिया कैसे करता है उसको भी बताएं सर, कि क्रिया ये कैसे करता है सर। तो धातु और अधातु के बीच इसको पहचानने का सीधा सीधी उपाय है कि कैसे कैसे बीच धातु और अधातु के बीच। बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत है क्या? केमिस्ट्री इतना तक क्लियर हो जाएगा तुम लोगों से? बोलो क्लियर है सर। तो हम लोग स्टैटिक साइंस लिखा देते हैं तुम लोगों को जो लिखा रहे थे से। बोलो बात डन है, छोड़ते हैं क्लास यहीं पे हम तक।